सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं, लेकिन अब अगले 48 घंटों में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगले 24 घंटों में आपने जो स्पेशल कमेटी है वो बनानी है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगली अपॉइंटमेंट करनी है। अब उसके लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम इस कमेटी के पास आएंगे और इस कमेटी ने इन 3 में से एक जज जो है उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपॉइंट करना है। अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो जाहिर है कि वो सीनियर मोस्ट हैं और उन्हीं का ही हक बनता है, और दूसरी बात यह है कि जो इसकी नौयत है कमेटी की वो ये है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको नए चीफ जस्टिस के लिए। और इस वक्त पीटीआई और जेयूआई का बिल्कुल एक फर्म स्टैंड है कि चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट ही होना चाहिए, और इसीलिए मंसूर अली शाह साहब और इनको साथ में लाए बगैर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती, लिहाजा मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अच्छा, अब इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो आपने बनाने हैं प्रिजाइडिंग जज। अब वो जज जो है वो बनाना है, उसको 3 नाम जो हैं वो फाइनलाइज करने हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो दूसरा मरहला होगा। अब वहाँ पे गवर्नमेंट की अक्सरियत है, वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 13 मेंबरान हैं, तो वो हो जाएंगे, आप समझिए कि तकरीबन 8 मेंबर जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के हैं। तो अब इन जजेस में से हुकूमत ने सेलेक्ट करना है। तो अब हुकूमत एक तरीका तो यही है, उन्होंने कहा है कि सारे सूबों के लोग होंगे और हतल वसा बराबर के लोग होंगे, तो उसमें अब देखते हैं कि वो उसमें किसको बनाते हैं, और सीनियर जजेस होंगे। तो मुझे लगता है यही है कि जैसे याहिया अफरीदी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हैं वो सरबराह बनेंगे, और ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग नाम हैं। देखिए, इस तरमीम में जो बुनियादी एक तो देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता हुकूमत क्यों एकेडमिक एक्सरसाइजेज जो है उसमें पड़ जाती है। अब जैसे आर्टिकल 9 में इन्होंने इन्वायरमेंट को फंडामेंटल राइट डाल दिया है, भाई वो राइट ऑफ लाइफ के साथ पहले ही था, इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से उसको एक एकेडमिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसको तो आपने एक फंक्शनल डॉक्यूमेंट है, तो इस तरह के उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं होती। और कोई पॉइंट आउट भी किसी ने नहीं किया, एनवायरमेंट फंडामेंट, और दुनिया में जी हम पहला, आजम तारड़ कह रहे थे हम दुनिया का पहला आइन है जिसमें एनवायरमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो भाई जो इम्प्लीमेंट नहीं होना तो उसको फंडामेंटल राइट बना के आपने क्या करना है? यहाँ तो राइट ऑफ लाइफ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, एनवायरमेंट का राइट क्या इंप्लीमेंट होना है? इसके अलावा जो बेसिक फोकस है वो तो जुडिशरी की ताकत को अपनी तरफ से तो कम ही करने की कोशिश है। उसमें मिसाल के तौर के ऊपर 2 चीफ जस्टिस अब बना दें आसान जुबान में, 2 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिए, एक ग्रुप हाई कोर्ट में अपना मर्जी के जजेस का बना दिया, एक ग्रुप जिसको हुकूमत इतना पसंद नहीं करती उन जजेस का बना दिया, और उनको इनकी कोशिश ये है कि इंपॉर्टेंट केसेस उन जजेस के पास जाएं जिनको हुकूमत नॉमिनेट करेगी, यानी मुनसिफ भी हम होंगे और मुदई भी हम होंगे, और इस तरह ये निज़ाम बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये होना बड़ा मुश्किल है। हुकूमत ने रियलाइज़ नहीं किया कि वकीलों के पास भी बड़े तीर होते हैं अपने निश्तर में, और जजों के पास भी बड़े तीर हैं अपने निश्तर में। मसलन इसमें आप देखिएगा कि जो जजेस हैं, अभी जो अपॉइंटमेंट होगी जब चीफ जस्टिस की, तो फिर चीफ जस्टिस ने फैसला करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केस की इम्प्लीकेशन क्या है। अगर वो कह देते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है तो ये दूसरे जजेस के पास जाएगा। अब हर एक केस में कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन तो होती ही है, बट दूसरे केसेस भी होते हैं, तो आप 199 में नहीं जाएंगे, आप 561A में चले जाएंगे। सो इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है उस लिहाज से, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने परसीव किया है ना कि इसके बाद जुडिशरी बिल्कुल फारग हो जाएगी। हुकूमत को 1-2 हफ्तों में ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने गलत स्कीम खेली है और इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीटीआई को नुकसान तो हुआ है, पीटीआई को एक तो नुकसान अमेंडमेंट से तो इतना नुकसान नहीं हुआ, अमेंडमेंट से क्या होना है, उनको नुकसान अपनी सियासी हिकमत अमली से हुआ है। अब भी आप देखिए ना,
जो सारा क्रिटिसिज्म है, एक तो पीटीआई के अंदर जो ट्रोल्स हैं उनके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग अगर आप ट्रोल्स पे करेंगे तो फिर जाहिर है तबाहकुन होगी। वो तो लोग आते हैं गालियां निकालने के लिए आते हैं या अपनी समझिए कि अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आते हैं, तो आप उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग के लिए तो सीरियस लोग चाहिए। अब आप देखें कि सारी डायरेक्शन जो है क्रिटिसिज्म की वो लोगों के ऊपर है जो छोड़ के चले गए, लेकिन ये उस पर फोकस ही नहीं है कि वो क्यों छोड़ के चले गए। तो जिनके ऊपर बीवी अगर आप उठा लेंगे, बच्चे उठा लेंगे, तशद्दुद करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? पार्टी खड़ी नहीं हुई किसी के साथ अब तक, फिर दोबारा नहीं खड़ी होगी, लोग क्या करेंगे? सो मुझे तो हमदर्दी है एक्चुअली जो छोड़ के भी गए हैं जो एमएनए, मुझे यकीन है कि वो कोई अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, उनको छुड़वाया गया है और असल मुलज़िम वो हैं जिन्होंने उनसे छुड़वाया है। ये भी है, छोड़ना नहीं चाहिए था इस वक्त मौके के ऊपर कि वो वोट लेके आए थे इमरान खान का दबाव का, लेकिन हर बंदे की दबाव की एक लिमिट है, क्या करेगा वो, तो उसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये देखें, पीटीआई की अभी तक की जो पॉलिटिक्स है वो टेक ऑल रूल के ऊपर है कि सब कुछ हमें मिल जाए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। अभी मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ मिलाने का फ़ायदा ये हो गया कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था जो बहुत ही तबाहकुन था वो मंजूर नहीं हुआ, वो यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मंजूर नहीं हुई, मिलिट्री कोर्ट्स जो है मंजूर नहीं हुई, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट मंजूर नहीं हुई, इससे तो बुनियाद ही हिल जाती ना आइन की, वो नहीं हुआ। तो मौलाना फजलुर रहमान ने और पीपल्स पीटीआई ने मिल के एक बहुत बुरे ड्राफ्ट को एक बनिस्बत कम बुरे ड्राफ्ट से रिप्लेस कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एक सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत है, अपोजिशन की पार्टीज़ को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। सुबह उठ के ये नहीं कि आप वज़ीरिस्तान बैठे हों, लंदन बैठे हों, अमेरिका बैठे हों और आप कहें कि आप इनकलाब ले आए, यानी आप लोग निकल आए, मैं अमेरिका बैठा हूँ, अब मैं बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलूँगा, बच्चे आप सर डी चौक पहुँच जाएँ, इस तरह नहीं होता। सो कैजुअल जो कॉल्स हैं प्रोटेस्ट की, उनका फ़ायदा नहीं है। दे नीड अ वेरी आई वुड से सब्सटेंटिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। और मैंने कहा भी है कि देखिए मेरा बहुत ही एहतराम है सलमान राजा के लिए, गौहर के लिए, दे आर ब्रिलियंट पीपल, वेरी ऑनरेबल पीपल, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स के वो खिलाड़ी नहीं है, पॉलिटिक्स उन्हें नहीं आती। और उसके लिए बार आरिफ अलवी को, असद कैसर को, अली अमीन को, आतिफ खान को, ये जो लोग हमारे जेलों में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये अपने इजाज़ चौधरी साहब हैं, महमूद और रशीद साहब हैं, इन लोगों को शामिल करना पड़ेगा आपको स्कीम में। असलम इकबाल, हमाद अजहर अगर वैसे अवेलेबल नहीं है तो उनसे वैसे तो बात हो सकती है। सब पॉलिटिकल टीम पॉलिटिक्स की स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट करें। कोई इम्प्लिकेशन नहीं, ये सारे लोग कौन है? तो कोई टिकटॉक से आ गया था, कोई यूट्यूब से आ गया था, उस बंदे नहीं मिल रहे थे, इमरान खान ने इनको टिकट दे दी, ये एमएनए हो गए, ये चले जाएंगे। किसी को पीटीआई की पॉलिटिक्स को लोगों के आने जाने का कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि इस वक्त लोग पीटीआई के साथ नहीं जुड़े हुए, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और लोग इमरान खान मैटर कर रहा है। सो इमरान खान ये 10 हैं, 15 हो जाए, 20 हो जाए, चले जाएंगे। आज मतलब अब ये लोग जो हैं, जो सारे लोग हैं, ये अपने हल्के में ही जाने जोगे नहीं रह गए। पिछले जो 20 थे, मुझे बताइए आपने कभी नाम भी सुना उनका, वो पॉलिटिक्स में किधर गए हैं? जो लोग परवेज इलाही साहब के दौर में एमपीए छोड़ के चले गए थे सबसे पहले, मुझे बताइए उनकी सियासत किधर गई है? उनमें से एक आदमी भी दोबारा इलेक्ट नहीं हो सका। एमएनए भी सिर्फ जो है वो 1-2 इलेक्ट हो सके हैं, बाकी सारे वो भी ऐसे फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, अदरवाइज तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई उन लोगों की। इन लोगों की भी पॉलिटिक्स खत्म करवा दी गई है, टू बी फेयर विद। तो लेकिन इमरान खान को इस पॉलिटिक्स से क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये जो नेशनल गवर्नमेंट की बात है ये बुरी बात नहीं है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर टेम्परेचर्स नीचे लेके आने हैं तो कौमी हुकूमत का बनना ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल है, आज इलेक्शन हो तो इमरान खान 2/3 जीतेंगे और इससे डरते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी और नून लीग पीपल्स पार्टी, ये पूरी जो है ये इस फैक्ट से कि इमरान खान इज सो पॉपुलर कंफर्टेबल नहीं है। सो आपने तमाम ही जो कुव्वतें हैं उनको एक कंफर्ट लेवल देना होता है। अब मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इमरान खान जब बात कहते हैं कि जी हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करने, या पीटीआई ये कहती है, इन्हीं से ही मुज़ाकरात करने हैं।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो fears हैं वो तो इनके हैं। इनको आपने एक स्पेस देनी है कि जो सलूक हमारे साथ 2 सालों में हुआ है इनके साथ नहीं होगा। आपने बड़े इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। और फिर देखिए मसला ये है कि आगे आपका IMF प्रोग्राम आ गया है, अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने ताजरों पर जो है वो टैक्स करना है, आपने सैलरीड क्लास को मज़ीद टैक्स करना है। इस हुकूमत के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। सो नेशनल गवर्नमेंट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड जिससे कि आप एक टेम्परेचर्स को डाउन कर सकते हैं, पाकिस्तान को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और फिर आप आगे इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ओवरटर्न करना तो खैर आसान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के कर दे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके अंदर खामियाँ हैं। खामियाँ क्या हैं? नंबर 1, जो वोटिंग का प्रोसेस है, जिस तरह से कोरिजन किया गया, जैसे लोगों को उठाया गया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा निशान है। फिर ये पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सेनेट में नहीं है। सो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिफेक्टिव जो लेजिस्लेशन है उसमें आके अगर ये ओवरटर्न हो जाए तो हो जाए। ओवरऑल पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी को ओवरटर्न करने का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं है। तो अब देखते ये हैं कि इसको आगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको अभी कोई ओवरटर्न करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे विद इन 2-3 केसेस आने दें, 3-4, इसको वैसे इनफेक्टिव कर देगी जुडिशरी।